Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start MCQ 6 for the exam of BPSC Assistant Sanitary and Waste Management Officer. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. Which of the following characteristics is not important to hazardous waste? ऑप्शन है क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, कलर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खतरनाक कचरे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो वो है रंग. रंग मैटर नहीं करता है. क्वांटिटी, कंसंट्रेशन एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर करता है. तो रंग कोई भी नहीं है, इसमें काला भी हो सकता है, ये ग्रे भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है हैजार्डस वेस्ट. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है. क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और इन्फेक्शियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट. तो आपको ये ध्यान रखना है जो हैजार्डस वेस्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज और इन्फेक्शियस कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी विशेषताएं. हैजार्डस वेस्ट एज द डिफाइन देयर प्रॉपर्टीज एंड कैटेगरीज देम इनटू सॉलिड वेस्ट that are hazardous to the next environment or humans, but color is not a very important properties to define the characteristics of hazardous wastes as it doesn't interfere with the properties. मात्रा, एकाग्रता, भौतिक, रासायनिक गुण या संक्रामक लक्षण खतरनाक कचरे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उनके गुणों को परिभाषित करते हैं और उन्हें ठोस कचरे में वर्गीकृत करते हैं जो अगले पर्यावरण या मनुष्यों के लिए खतरनाक है. लेकिन खतरनाक कचरे की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए रंग बहुत महत्वपूर्ण. यहाँ प्रॉपर्टीज को संपत्ति लिख दिया है ये गूगल ट्रांसलेटर से, ठीक है, ये संपत्ति नहीं होगा. रंग बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है. Which of the following is not an ill effect of improper handling of hazardous waste? निम्नलिखित में से कौन खतरनाक कचरे के अनुचित प्रबंधन का एक दुष्परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, इरिवर्सिबल इलनेस, थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट. मृत्यु दर में वृद्धि, अपरिवर्तनीय बीमारी, पर्यावरण के लिए खतरा, मृत्यु दर में कमी. तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु दर में कमी. खतरनाक कचरे के अनुचित प्रबंधन का एक दुष्परिणाम नहीं है डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर में कमी. इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, इरिवर्सिबल इलनेस, threat to the environment and human when not disposed of properly are several ill effects of improper handling of hazardous waste, but this definitely doesn't decrease the mortality rate as it poses serious threats and potential hazard to human health. मृत्यु दर में वृद्धि, अपरिवर्तनीय बीमारी, पर्यावरण और मनुष्यों के लिए खतरा जब ठीक से निपटारा नहीं किया जाता है वेस्ट जो होता है हैजार्डस वेस्ट, अगर उसका ठीक से निपटारा नहीं किया जाएगा तो इस तरह का बीमारी होगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा. ओके, अपरिवर्तनीय बीमारी जो इरिवर्सिबल इलनेस है वो बढ़ जाएगा, पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दूषित हो जाएगा और मनुष्य जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है. हैजार्डस वेस्ट का निपटान जब तक नहीं होता है तब तक यह खतरा बना रहता है. और अगर आप डिस्पोजल कर भी देते हैं हैजार्डस वेस्ट का और सही ढंग से नहीं होता है उस वेस्ट का डिस्पोजल, अनुचित तरीके से होता है, इम्प्रॉपर तरीके से होता है डिस्पोजल, तो भी यह खतरा बना रहता है. और हैजार्डस वेस्ट इतना खतरनाक है कि मनुष्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है जीव जंतु का. तो ये ध्यान रखना है जब भी डिस्पोजल करना होगा हैजार्डस वेस्ट का तो उसका प्रॉपर तरीके से करना होगा और उसका जो तरीका है, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है डिस्पोजल का, उसके रूल्स हैं, उसके कई टाइप्स हैं, उसको आप लोग जान चुके हैं. तो वेस्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविलियंस टू टेक केयर ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ हैजार्डस वेस्ट. खतरनाक कचरे के निपटान की देखभाल करना नागरिकों की जिम्मेदारी है. यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा. It is the primary responsibility of the operators or the occupier or the dweller to take care of the hazardous waste. तो आप समझ गए ना, यहाँ पे नागरिकों की जिम्मेदारी जो प्राइमरी रूप से बना दिया गया है, ये नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी?
ऑपरेटर की, जो गवर्नमेंट का ऑपरेटर है और ऑक्यूपायर है, डवेलर है, इन सब का जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स डिस्पोजल एंड हैंडल इट प्रॉपरली टू अवॉइड इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ अंडर द लॉ सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कानून के तहत खतरनाक कचरे की देखभाल, उसके निपटान और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए इसे ठीक से संभालने के लिए ऑपरेटरों या कब्जे वाले या निवासी की प्रमुख जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वो जो कब्जा वाला एरिया है वहां पर इन सब लोगों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित कानून है उसके तहत खतरनाक कचरे की देखभाल करना ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है उसकी जिम्मेवारी है, ऑक्यूपायर की। ये प्राइमरी है जिम्मेवारी, सेकेंडरी तो भारत का नागरिक है ही, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी तो हो जाएगा ये सारे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे, आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, आज आपका पहला मॉक टेस्ट हुआ है ऐप पे। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट मॉक टेस्ट देने के बाद तुरंत मैसेज करने लगे कि सर सॉल्यूशन शो नहीं कर रहा है। तो देखिए 6 AM to 9 AM उसका टाइमिंग है, यानी कि इस बीच में कोई भी कभी भी टेस्ट मॉक टेस्ट में ऐड हो सकता है और मॉक टेस्ट दे सकता है। मॉक टेस्ट जब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मानिए 6 बजे आप मॉक टेस्ट शुरू किए, 8 बजे आपका खत्म हो गया, तो उसी समय ये सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा आपको। सॉल्यूशन कब दिखाएगा? जो इंड टाइमिंग है 9 बजे, 9 बजे जब सबका टेस्ट खत्म हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आपको शो करने लगेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों के लिए मैसेज नहीं करें, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बहुत सारा मैसेज आने लगता है। दूसरा, अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया, किसी वजह से आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, तो ये मॉक टेस्ट जो है आपके जो आपने कोर्स ले रखा है उसके कंटेंट में एक फोल्डर बना हुआ है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसमें ये आपको अवेलेबल हो जाएगा मॉक टेस्ट के बाद, और इसमें आप 50 टाइम्स दे सकते हैं इसको कभी भी। दूसरा, आपने पीडीएफ लिया होगा, आप पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि हमारा जो पीडीएफ है कोर्स के कितने करीब है, और बहुत सारा मैसेज भी आ रहा है कि सर वाकई बहुत बढ़िया है और ये बहुत लेट हो गया, थोड़ा पहले आते तो और ज़्यादा बेस्ट रहता हम लोगों के लिए। और तीसरे पॉइंट पे ये बात करनी है मुझे कि जिन लोगों ने बैच बनने के बाद एडमिशन लिया है हमारे टेस्ट में, वो हमें अपना जो इनवॉइस है उसके साथ मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का 7050743900, इस पर उसको मैसेज करिए, आपका ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा उसके 1 घंटा के अंदर आपका ऐड हो जाएगा बैच में नंबर। ठीक है, और फिर आप मॉक दे पाएंगे और क्लास भी ले पाएंगे, जैसा जो आपने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। आप हमारा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं? जो हमारा पीडीएफ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा स्टडीज पार्क का ऐप है, ये स्टडीज पार्क, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मिल जाएगा। आप स्टोर में जाएंगे, जब आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो ऐप में स्टोर लिखा हुआ मिलेगा नीचे में, वहां जाइएगा और वहां पर आप कोर्स जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपका वहां पे 368 रुपये का है या 359 का है, जो भी उसमें आपको दिखेगा पीडीएफ के लिए है वो कोर्स आप ले लीजिएगा। मैंने कहा था कि बीपीएससी एग्जाम के बारे में चर्चा की थी। देखिए बीपीएससी ने अपना कैलेंडर दिया हुआ है 12-13 नवंबर को अपना एग्जाम कंडक्ट कराने का। ठीक है, आई होप कि यह एग्जाम इसी दिन हो। मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा कि एग्जाम 12-13 नवंबर को नहीं होगा। जिस तरह का स्टेटमेंट आया था चेयरमैन सर का, उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये श्योर नहीं है कि डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, 12-13 नवंबर को हो भी सकता है एग्जाम। ओके, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि 12-13 नवंबर को एग्जाम हो भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियस हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट्स। तो इसमें जो आप पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट की गंभीर खतरनाक विशेषता नहीं है, तो वो है डिग्रेडेबिलिटी। देखिए डिग्रेडेबिलिटी होता है जैविक अपशिष्ट जो होता है
बायो वेस्ट जो होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसकी विशेषता है ये। हजार्डस वेस्ट की जो विशेषता है वो है टॉक्सिसिटी, इग्निटेबिलिटी, कोरोसिवनेस, विषाक्तता, ज्वलनशीलता और संक्षारकता। यह तीनों विशेषता है हजार्डस वेस्ट की, लेकिन जो डिग्रेडेबिलिटी है, अवक्रमण है, यह विशेषता नहीं है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। Degradability is not a hazardous characteristics of the waste. It is always a good approach if the waste can be degraded safely without causing any major damage to the environment. But toxicity, ignitability, corrosiveness, and reactivity are a few serious hazardous characteristics of the waste, which, if not treated, poses serious health hazards and environmental damage. निम्नीकरण अपशिष्ट की खतरनाक विशेषता नहीं है। इसे अवक्रमण भी बोलते हैं, डिग्रेडेबिलिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी में निम्नीकरण दिया हुआ है। यह खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता नहीं है। यह हमेशा एक अच्छा तरीका है यदि पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बिना कचरे को सुरक्षित रूप से निपटान किया जाता है, ठीक है। लेकिन विषाक्तता, ज्वलनशीलता, संक्षारकता और प्रतिक्रियाशीलता कचरे की गंभीर खतरनाक विशेषताएं हैं जिनका इलाज नहीं किया गया तो गंभीर स्वास्थ्य खतरे और पर्यावरणीय क्षति हो सकती है, जिसकी हमने चर्चा ऊपर की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हजार्डस वेस्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं का खतरनाक अपशिष्ट नहीं है। आप पेट्रोकेमिकल आपके सिलेबस में है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही ये एमसीक्यू है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो लग रहा होगा आपको कि नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है एमसीक्यू। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं का खतरनाक अपशिष्ट नहीं है, तो वो है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जो है पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं का खतरनाक अपशिष्ट नहीं है। वेजिटेबल ऑयल। और कौन सब है पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो वो है टेरी रेसिड्यू, ऑयली स्लज और स्लोप ऑयल। टेरी अवशेष, तैलीय कीचड़ और स्लोप तेल जो होता है। तो ये तैलीय कीचड़ आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है और भी जैसे कि रिफाइनरीज वगैरह हैं, रिफाइनरीज हैं, इन सब चीज़ों से जो वेस्ट निकलता है वहाँ के कीचड़ में ऑयल पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सब पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया का खतरनाक अपशिष्ट है, हजार्डस वेस्ट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को देखा जाए। टेरी रेसिड्यू, ऑयली स्लज, स्लॉप ऑयल, स्पेंट कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक रेसिड्यू etc are the hazardous waste of petrochemical process which should be handled correctly and disposed of carefully without causing any damage of the environment. Vegetable oil doesn't pose any threat as it's a kitchen waste and not waste of petrochemical process. टेरी अवशेष, तैलीय कीचड़, स्लॉप तेल, खर्च किए गए उत्प्रेरक, कार्बनिक अवशेष आदि पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के खतरनाक अपशिष्ट है जिन्हें पर्यावरण का कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही सही ढंग से संभाला जाना चाहिए और सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। वनस्पति तेल कोई खतरा पैदा नहीं करता है क्योंकि यह रसोई का कचरा है और पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं का अपशिष्ट नहीं है। तो हमने पहले भी बताया था कि देखिए, जो पेट्रोकेमिकल है ना वो हजार्डस वेस्ट है, लेकिन जो वनस्पति तेल है वो हजार्डस वेस्ट नहीं है। यह क्योंकि किचन में उत्पन्न होता है, यह रसोई घर का कचरा है। कचरे का आपको टाइप याद रखना है कि कौन सा जो वेस्ट है कहाँ से बिलोंग करता है, किस जगह से ये उत्पन्न होता है, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखना है कि जो वनस्पति तेल है वह कहाँ का कचरा है, रसोई घर का कचरा है। और शेष जो भी है टेरी, तैलीय कीचड़, स्लॉप तेल इत्यादि, ये सारे क्या हैं, पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया का अपशिष्ट, पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया का अपशिष्ट है, वेस्ट है। और इसमें जो होता है कार्बनिक अवशेष होते हैं, पाए जाते हैं, और यह खतरनाक हजार्डस है, मतलब यह खतरनाक वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है। ओके, Which of the following is not generated in waste treatment process? कहता है निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट उपचार प्रक्रियाओं में उत्पन्न नहीं होता है।
तो वेस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू जो होता है वह उस समय नहीं होता है, वह है नॉइज। नॉइज ये शोर है, मतलब हल्ला करना है ना, तो ये सब जो होता है जब आप वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो नहीं होता। लेकिन स्लज, एश, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सब जब ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है तो वहां से ये जनरेट होता है। कीचड़ और एश मतलब होता है राख, यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन हो गया है। तो राख और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक सॉल्वेंट वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर जनरेट होता है जब वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। याद रखना है आपको। Noise is not a waste that is generated in the waste treatment process, as it is a sound which affects the environment but physically doesn't, and it is not generated in waste treatment processes. Whereas sludge, ash, organic solvents are generated during various processes like incineration, wet scrubber, distillation, etc. These are generated in waste treatment process and can be a serious threat to the environment if not disposed ऑफ प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए नॉइज जो होता है ना, वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू उत्पन्न नहीं होता है, ये जनरेट नहीं होता है। और ये जो है साउंड जो होता है इन्वायरमेंट को फिजिकली अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन देखिए नॉइज भी पॉल्यूशन ही है। जो होता है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, लेकिन भौतिक रूप से फिजिकली जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता है। साउंड को आप देखे हैं, सुनते हैं, बस आप फील करते हैं, अनुभव करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ओके तो ये फिजिकल रूप में नहीं पाया जाता है नॉइज, हमेशा ध्यान रखना है, ये फिजिकली आपको एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आप ट्रीटमेंट कैसे कीजिएगा? अब कोई चीज़ रहेगा, कचरा ही है, उसको क्या करते हैं, वो फिजिकली पाया जाता है, तब जा करके उसको जलाते हैं या लैंडफिलिंग के थ्रू उसका डिस्पोजल करते हैं या पायरोलाइसिस के थ्रू करते हैं। लेकिन नॉइज क्या है, यह एब्स्ट्रैक्ट है और यह सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका? लेकिन ये पर्यावरण को इफेक्ट करता है, फिजिकली नहीं बट इफेक्ट करता है ये। और वहीं पर बात करें इन तीनों की, जैसे स्लज है, राख है, कीचड़ है, राख है और कार्बनिक सॉल्वेंट्स हैं, तो ये सारे जो होते हैं जब वेस्ट का ट्रीटमेंट होता है तो जनरेट होता है ये। नेक्स्ट है इन प्रोविजन ऑफ द रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ द हजार्डस वेस्ट। कहता है नियमों के प्रावधान में निम्न में से कौन खतरनाक कचरे के संबंध में उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देखिए, पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्ट वेरी एक्सपेंसिव। देखिए वेरी एक्सपेंसिव जो होता है यह नहीं होता है, यह उपयुक्त ही नहीं है, स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो ये बहुत महंगा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। पैकेजिंग, लेबलिंग और ट्रांसपोर्ट, ये सारे चीजें जो होती है खतरनाक कचरे के संबंध में जो कथन है ये सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हजार्डस वेस्ट का जब ट्रीटमेंट होता है या फिर उसको जब कलेक्ट किया जाता है तो बंद गाड़ी में उसको ले जाया जाता है, ओपन व्हीकल नहीं होता है इसका। कलेक्शन करने भी जब ये जाते हैं तो जो वैन होता है उस वैन को पूरा ढका हुआ रहता है वैन, और वहां पे इन कचरे को कलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वेस्ट इसको पैक किया जाता है, फिर लेबलिंग किया जाता है उस पर कि अब मानिए कि हजार्डस वेस्ट की प्रकृति अलग अलग है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। जब वेस्ट का टाइप अलग है तो ट्रीटमेंट भी अलग होगा, आपने पढ़ा है। तो फिर क्या करते हैं, उसको अलग करने के लिए पैकेजिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर लेबलिंग किया जाता है, लेबल लगाया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है उसका। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। Packaging, labeling and transport to hazardous waste should be done properly in order to avoid any hazardous contamination of the waste with the environment and with humans. But the cost price of the waste is irrelevant here as these factors deal with the handling of the waste. पर्यावरण और मनुष्यों के साथ कचरे के किसी भी खतरनाक संदूषण से बचने के लिए खतरनाक कचरे की पैकेजिंग, लेबलिंग और परिवहन ठीक से किया जाना चाहिए। लेकिन कचरे का लागत मूल्य यहाँ अप्रासंगिक है, इरिलेवेंट है, क्योंकि ये कारक कचरे के प्रबंधन से संबंधित है। तो spent hardening salt is a potentially hazardous waste in which of the following process? खर्च किया गया सख्त नमक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में संभावित खतरनाक अपशिष्ट है?
हार्डनिंग स्टील, हार्डनिंग ऑफ रॉक साल्ट, हार्डनिंग ऑफ गोल्ड, हार्डनिंग ऑफ कोल। इसका आंसर होगा हार्डनिंग ऑफ स्टील, स्टील का सख्त होना। स्पेंट हार्डनिंग साल्ट इज पोटेंशियली हजार्डस वेस्ट इन हार्डनिंग ऑफ स्टील प्रोसेस। Hardening of steel generates a hazardous waste, that is spent hardening salt, cyanide, nitrate and nitrate sludge, which is very much hazardous to the environment and human health. So it should be disposed of properly, but hardening of rock salt, hardening of gold, hardening of coal doesn't produce the waste listed above because of different processing. Hardening steel जो होता है, हार्डनिंग ऑफ स्टील जो होता है वो जनरेट करता है हजार्डस वेस्ट को। और ये हजार्डस वेस्ट कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है आपको। ये होते हैं स्पेंट हार्डनिंग साल्ट, साइनाइड भी ये जनरेट करता है, नाइट्रेट भी करता है, और नाइट्रेट स्लज, नाइट्रेट के कीचड़स भी, जो कीचड़ होते हैं ना नाइट्रेट के, वो भी ये उत्पन्न करता है हार्डनिंग ऑफ स्टील प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 4-5 चीजें हैं यहाँ पर, इनको याद रखना है कि क्या क्या जनरेट करता है। और जो आपको रेस्ट दिया गया था ऑप्शन में वो नहीं है। देखिए ये जो है हार्डनिंग ऑफ रॉक साल्ट, हार्डनिंग ऑफ गोल्ड, हार्डनिंग ऑफ कोल, ये सब प्रोड्यूस नहीं करता है हार्डनिंग ऑफ स्टील प्रोसेस में। ये सब इसका जो है ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। Which of the following combination methods can be used to process the hazardous waste? Landfill, solidification, incineration, chemical oxidation। ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है गलती से नीचे आ गया है, इस हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन को, जो ये ट्रांसलेशन है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था। तो आपका जो नोट्स होगा ना वो 9 नंबर क्वेश्चंस के नीचे आपको यहाँ पे देख लेना है, ये यहाँ पे चला आया है गलती से, तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following combination methods can be used to process the hazardous waste? यहाँ पे hazardous waste के प्रोसेसिंग के लिए कॉम्बिनेशन मेथड की बात की गई है। तो कॉम्बिनेशन मेथड hazardous waste का होता है इन तीनों में, सॉलिडिफिकेशन, इंसिनरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसका आंसर होना चाहिए एबव बी, सी एंड डी, लेकिन गलती से यहाँ पर ए प्रिंट हो गया है। ये जो लैंडफिल है ये कॉम्बिनेशन मेथड नहीं है, कॉम्बिनेशन मेथड नहीं है। यहाँ पे अगर जब क्वेश्चन पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मेथड कैन बी नोट यूज्ड, यहाँ पे नोट जब पूछता ना कि नहीं यूज कर सकते हैं, नोट यूज टू प्रोसेस द हजार्डस वेस्ट, तब आंसर होता लैंडफिल। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो कॉम्बिनेशन मेथड में इन तीनों को शामिल किया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल जाएगा। सॉलिडिफिकेशन, इंसिनरेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन, एरोबिक ऑक्सीडेशन और एनएरोबिक fermentation are the combination methods that can be used to process the hazardous waste, designed to treat or dispose of the hazardous waste safely। तो इसका डिजाइन, इसका सेफ जो होता है डिस्पोजल के लिए इन सारे प्रोसेस को यूज किया जाता है। सॉलिडिफिकेशन, इंसिनरेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन एंड एरोबिक ऑक्सीडेशन और एनएरोबिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे वेस्ट के डिजाइन के लिए, वेस्ट का सेफ डिस्पोजल के लिए इन सारे मेथड्स का यूज किया जाता है, और ये हजार्डस वेस्ट के लिए है। बट लैंडफिल इज ऑल्सो ए मेथड यूज टू डिस्पोज ऑफ द हजार्डस वेस्ट, बट इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन मेथड। हजार्डस वेस्ट के लिए लैंडफिल भी उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, लेकिन जब बात कॉम्बिनेशन मेथड की हो तब हम लैंडफिल को चूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हजार्डस वेस्ट को लैंडफिल के थ्रू डिस्पोज नहीं किया जाता है, किया जाता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन मेथड की बात की जाएगी तब ये लैंडफिल आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये जो व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 8 का है, गलती से यहाँ पर आ गया, इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया, ये ऑपरेटर की गलती की वजह से हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट कैन बी अ हजार्डस वेस्ट इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? कार्बनिक सॉल्वेंट के लिए शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में खतरनाक अपशिष्ट क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आंसर होगा स्पेंट कार्बन, खर्च कार्बन। कार्बनिक सॉल्वेंट की शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में खतरनाक अपशिष्ट जो होता है वो होता है स्पेंट कार्बन।
मीथेन हाई वाटर कंटेंट, लेस वाटर कंटेंट्स, ये नहीं आता है हजार्डस वेस्ट की श्रेणी में। जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की बात हो तब की बात मैं कर रहा हूं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, उसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की जब बात हो तब ये तीनों नहीं आएगा। तब क्या होगा, आपका स्पेंट कार्बन आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। Hazardous waste in the purification process for organic solvent usually generate wastes like spent carbon, spent catalyst and filters with organic liquid in them। कहता है कि जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो क्या क्या जनरेट होते हैं। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो जनरेट होते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, वो होते हैं स्पेंट कार्बन, याद रखते जाइए आप, स्पेंट कैटलिस्ट एंड फिल्टर विद ऑर्गेनिक लिक्विड्स। याद रखिए कि जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाला है इसमें पूरा पूरा इंजीनियरिंग नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि इसमें जो है ना नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन का टाइप जो रहने वाला है इसी टाइप का रहने वाला है। अब पूरा आप कहिएगा कि प्रोसेस सॉल्व करके दिखाए, वो वहां पर इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चंस हो गया, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का जो हो गया, तो वो इंजीनियरिंग का प्रोसेस आपको पूरा पूरा नहीं पूछेगा, सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेगा। ओवरऑल आपसे एक नॉलेज चाहेगा बीपीएससी कि आपको कितना नॉलेज है इन सब चीज़ों की, आपसे सॉल्व नहीं कराने वाला वो, ये ध्यान रखना है। इसीलिए क्वेश्चन का जो टाइप रखा गया है इसी टाइप का रखा गया है। अगर इंजीनियरिंग रख दे तो यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर्स ही पढ़ेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को समझ ही नहीं आएगा। तो बीपीएससी ने अगर रखा है केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को इसमें, तो कुछ सोच समझ कर रखा है। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है एग्जाम का, तो एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसमें उन्होंने बहुत सारा सिलेबस दे रखा था कि हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और उसमें एमबीए वाला जो था ना पूरा सिलेबस रख दिया था, क्योंकि एमबीए एलिजिबिलिटी थी। लेकिन उन्होंने एमबीए इन फाइनेंस पूछा था, यहाँ पे एमबीए इन फाइनेंस था और एचआरएम वगैरह भी था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ था, जैसे मैथ वगैरह हो गया, और भी क्या सिलेबस था मुझे याद नहीं है। तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी थे। तो एग्जाम एमबीए का जो पैटर्न उन्होंने दिया था ना, वो उस पैटर्न पे पूछा ही नहीं, सीधा बजट उठाकर पूछ लिया। अब 75 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन उन्होंने बजट से पूछ लिया। अब सोच लीजिए क्या स्थिति रही होगी। तो ऐसा मतलब कोई ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ भगवान ना ऐसा करे कि जो सिलेबस दिया है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे, इसी से पूछे वो, ताकि स्टूडेंट के लिए बेटर हो। अब तो एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन ये बैड एक्सपीरियंस रहा था बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम का। अगर किसी ने दिया होगा, जिसने एमबीए वगैरह किया है उन्हें पता होगा, या फिर जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उन्हें पता होगा। सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पानी चाहिए, प्यास अगर आपको लगी है, पानी पीना है, तो 50 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है। अब मानिए 50 जगह 1-1 फीट गड्ढा खोद दीजिए, पानी मिलेगा आपको? 50 जगह मुंह मारने से क्या फायदा है? एक ही जगह, ये जो 50 जगह आप मेहनत की है ना 1-1 फीट, ये एक ही जगह ये 50 फीट गड्ढा कर दीजिए, एक ही जगह, देखिए पानी मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको, ये जो एग्जाम्पल है, बेहतर आपके जीवन में रंग लाएगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में। तो क्लियर है? चलिए अब चर्चाएं बहुत हुई, आगे बढ़ते हैं। In them, methane, high water content, less water content are the waste generated in other treatment methods and not in the purification process for organic solvent। तो यह ध्यान रखना है कि इसके बाद जितना भी प्रोसेस है, मीथेन, हाई वाटर कंटेंट, लेस वाटर कंटेंट, ये सब जो जनरेट होते हैं वो अदर ट्रीटमेंट, उसका कोई अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग मेथड है, वहाँ पे ये जनरेट होते हैं। और ये जो है प्यूरिफिक, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं कंटेंट, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जनरेट नहीं होते हैं, याद रहेगा। कार्बनिक सॉल्वेंट के लिए शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में खतरनाक अपशिष्ट, आमतौर पर अपशिष्ट कार्बन, खर्च किए गए उत्प्रेरक और कार्बनिक तरल पदार्थों के साथ फिल्टर जैसे अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। मीथेन उच्च जल सामग्री, कम पानी की मात्रा, अन्य उपचार विधियों में उत्पन्न अपशिष्ट है, न कि कार्बनिक सॉल्वेंट के लिए शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में शामिल है। ठीक है।
अभी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्यूल गैस डस्ट इज अ हजार्डस वेस्ट ऑफ जिंक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फ्यूल गैस जो है धूल जस्ता उत्पादन का एक खतरनाक अपशिष्ट है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप ये जो फ्यूल गैस होता है, फ्यूल गैस डस्ट इज हजार्डस वेस्ट ऑफ जिंक प्रोडक्शन, जिंक प्रोडक्शन से फ्यूल गैस उत्पन्न होता है जो कि हजार्डस है। एक्सप्लेनेशन देखिए, फ्यूल गैस डस्ट इज अ हजार्डस वेस्ट ऑफ द सेकेंडरी जिंक प्रोडक्शन स्पेसिफिकली एज द हजार्डस वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस यूजुअली जनरेट्स wastes like zinc fines, dust, ash and sludge and filter press cake out of zinc sulfate. Other wastes of zinc ash bleeding are also generated. याद रखना है कि ये फ्यूल गैस डस्ट जो है ये सेकेंडरी जिंक प्रोडक्शन है ये, और ये जो जिंक प्रोडक्शन है, जिंक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो जनरेट होता है वेस्ट वो होता है जिंक फाइन्स, डस्ट, एश, स्लज, कीचड़, राख, ये जो धूल कण होता है ये सब, फिल्टर प्रेस केक आउट ऑफ जिंक सल्फेट, ये सब होता है जनरेट्स। और जो अदर वेस्ट है जैसे जिंक ऐश हो गया, ग्लेडिंग हो गया, ये भी जनरेट होता है। फ्यूल गैस धूल द्वितीयक जस्ता उत्पादन का एक खतरनाक अपशिष्ट है। विशेष रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं में खतरनाक अपशिष्ट आमतौर पर जिंक सल्फेट से बाहर जस्ता, धूल, राख, यहाँ पे जुर्माना हो गया है, गलत है, ट्रांसलेशन गलत हो गया, धूल, राख और कीचड़ और फिल्टर प्रेस केक जैसे अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। जिंक एस ग्लाइडिंग से अन्य अपशिष्ट भी उत्पन्न होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म हुआ MCQ 6 का। मिलते हैं 7 में, MCQ 7 में। थैंक यू। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे स्टडीज़ पार्क आप टाइप करेंगे मिल जाएगा। और टाइम कम है, अभी हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज हो गया है, आज 14 था तो आज एक मॉक हो गया, अभी 5 मॉक बचे हुए हैं, वो कर लीजिए। और साथ में ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप इनरोल होइएगा मॉक टेस्ट में तो आपको मॉक नहीं मिलेगा। ये मॉक टेस्ट होने के बाद आपका जो कंटेंट में फोल्डर बना हुआ है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, वहाँ पे ये मॉक अवेलेबल रहेगा। आप 50 बार इसको दे सकते हैं, एक्स्ट्रा ये आपको मिलने वाला है। और वीडियो क्लास भी हमारा शुरू होने वाला है, 17 तारीख से लाइव में आ रहा हूँ, आप जरूर उसको अटेंड कीजिए, इनरोल होइए। और PDF हमारा मिल रहा है 359 में, ये आप जरूर लीजिए। इस अकॉर्डिंग टू सिलेबस है PDF, जो आपका दे रखा है BPSC ने वैसा है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।